नमस्कार, वेलकम टू थर्ड आई। आज हम लोग क्लास 7 के कुछ बचे हुए बायोलॉजी के चैप्टर्स को पूरा करेंगे, तो बने रहिए, मज़ा आएगा। क्लास 7 के बायोलॉजी का 2 चैप्टर बचा हुआ था हमारा, और उसमें 10th था और 12th था। 11th हम लोग पहले ही कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियोज़ में। तो यहाँ पे जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं उसमें है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो आप रेस्पिरेशन से क्या समझते हैं? सोचिए थोड़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आप कभी नोटिस किए होंगे कि आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हो या फिर कोई भारी काम कर रहे हो तो आपकी ब्रीथिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। और ब्रीथिंग स्पीड क्यों बढ़ती है? तो आप इसका सिंपल आंसर ये दे सकते हैं कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। ये भी आंसर सही है, बट इसे और अच्छा स्पेसिफिकली हम लोग आंसर करें तो इसका आंसर ये होगा कि हमें पता है कि हमारा जो बॉडी बना हुआ है उस सेल से बना हुआ है। सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उस सेल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, और हम लोग जैसे ही कोई भारी काम करना शुरू करते हैं तो सेल की एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज कर जाती है। सेल और तेज़ से अपनी एक्टिविटीज़ को करने लगते हैं। तो जैसे ही इनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी तो इनको एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी मिलता कहाँ से है? एनर्जी मिलता है फूड से। और फूड कैसे जाता है? ब्लड के द्वारा। पिछला चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया है। ये ब्लड लेकर जाता है फूड को। अब ये फूड तो लेकर जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की भरपाई नहीं हो पा रही है, तो ऑक्सीजन भी तो ब्लड ही लेकर जाता है ना। तो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए इसके पास, ब्लड के पास पर्याप्त ऑक्सीजन होना चाहिए। तो उसी ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए हम लोग ब्रीथिंग तेज कर देते हैं, और कम से कम 15 से 18 बार नॉर्मल होता है तो हम लोग इसे 26 से 30 बार कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि तेज़ तेज़ सांस लेते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, और ज़्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है लंग्स में, और हमारे सेल तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है सेल के पास, तो वो ज़्यादा एनर्जी को ज़्यादा फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और अपने आप को मेंटेन करे रहता है। तो ये आपका कंसेप्ट था नॉर्मली जो हम लोग ब्रीथिंग का बता रहे थे। अब हम आपसे पूछे कि क्या सारे एनिमल्स या इंक्लूडिंग ह्यूमन सब एक ही तरह से रेस्पिरेशन करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हम लोग खुद ही, ह्यूमन खुद, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कर सकता है। यदि ऑक्सीजन मिल रहा है तो ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तब भी सेल जो है रेस्पिरेशन करता है। आप जिम ज्वाइन करिए और फर्स्ट डे जाकर बहुत भारी भारी डंबल उठा लीजिए, तो आपके बॉडी में क्रैम्प आ जाएगा। और वो क्रैम्प क्यों आएगा? क्रैम्प आने का सीधा सा मतलब है कि जब आप वर्कआउट कर रहे थे तो आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट थी ज़्यादा एनर्जी की, और ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाया। ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन ना मिल पाया तो वो जो सेल है वो बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी कन्वर्ट करना शुरू कर दी फूड का। तो पहले क्या होता था हमारे सेल में, जब ऑक्सीजन पहुंचती थी तो सेल क्या करता था कि हमारा फूड क्या होता है, जो हम ब्लड फूड को लेकर जाता है सेल के पास, तो वो किस फॉर्म में होता है? वो सिंपलर शुगर होता है। सिंपलर शुगर जैसे ही बोले तो मतलब ग्लूकोज, ठीक है। ये सिंपलर शुगर होता है, सिंपलर फूड जिसे बोल सकते हैं। तो ये जैसे ही ग्लूकोज पहुंचता है तो सेल क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन में क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या निकलता है? सबसे पहले एनर्जी निकलता है। एनर्जी के साथ साथ CO2 निकलता है, और CO2 के साथ साथ वाटर निकलता है। ये मैंने बताया था CO2 पिछला चैप्टर में जब हम लोग कर रहे थे। तो क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ने में सेल क्या क्या निकलता है? एक तो एनर्जी, CO2 एंड वाटर। ये आपका जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो एनर्जी कन्वर्ट करता है तब। अब मैंने बोला कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे सेल जो हैं वो बिना ऑक्सीजन के भी कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब बिना ऑक्सीजन के करेंगे तो हमारे बॉडी में एक लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड, ये जो CO2 एंड वाटर है इसके जगह पे एनर्जी और लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड ही एक्यूमुलेट होके हमारे बॉडी में क्रैम्प लाता है।
और इसी को ठीक कराने के लिए जो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में ये लैक्टिक एसिड, तो बोलते हैं ना कि जब हाथ में दर्द हो तो उसकी वार्म वाटर से बाथिंग करने से आराम मिलता है, या फिर वहाँ पे हम लोग मसाज लें तो वो मसाज क्या करता है ना कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। और ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही ज़्यादा होगा या अच्छा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, तो ऑक्सीजन दोबारा पहुंचना शुरू हो जाएगा। और दोबारा जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ये जो लैक्टिक एसिड है इसे वो ब्रेक कर देगा और लैक्टिक एसिड वहाँ से रिलीज होगा तो हमें रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से था। तो बिना ऑक्सीजन के भी कर रहा है रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन से भी कर रहा है। रेस्पिरेशन क्या है? फूड को एनर्जी में कन्वर्जन ही रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन के अंदर में आपका आ जाएगा ब्रीथिंग सिस्टम भी आ जाएगा कि ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। ऑक्सीजन तो ज़रूरी है, ये ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है? ब्लड लेकर जाता है। ये सब हम लोग पहले ही चैप्टर में बात कर चुके हैं। तो इतना था इसमें, आप समझ चुके होंगे ये। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे 2 बच्चे रनिंग कर रहे हैं और रनिंग करते हुए इनकी ब्रीथिंग सिस्टम ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। और फास्ट क्यों हुई है? क्योंकि इनकी सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट है उससे पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये लोग तेज तेज सांस ले रहे हैं। वो क्यों नॉर्मल से पूरा नहीं हो पाएगा? क्योंकि उन्हें सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और वो ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है। थोड़ा सेल के बारे में आपको पता है कि नॉर्मली बाहर से देखते हैं इंसान को तो इंसान कैसा दिखता है, वो ओवरऑल उसका पिक्चर बनता है। यदि उसको माइक्रोस्कोपिक, उसके एक किसी पार्ट को माइक्रोस्कोपिक से देखें तो बहुत अलग टाइप से दिखता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पता है ये कौन है? ये कौन सा एनिमल है आप बताइए? ये एनिमल एंट है, चींटी है। तो अब चींटी को देखिए जूम करने पे कैसा दिखाई देता है। तो वैसे ही हम जब अपने किसी टिश्यू को इतना हाई पावर जूमिंग करके देखते हैं तो हमारा बॉडी में इस तरह से सेल से बना होता दिखाई पड़ता है। वो एक सेल को यदि देखें तो वो एक सेल इस तरह से होता है। एक सेल में आपको क्या मिलेगा? ये जो लिक्विड पदार्थ है ये प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसको। ये जो बीच में ब्राउनिश कलर का होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बीच में जो उसके बीच में होता है न्यूक्लियोलस कहते हैं उसको। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गोल्गी अपार्टस होता है, राइबोसोम होता है। इसके क्या क्या काम हैं ये सब हम लोग 9th चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से सेल को पढ़ेंगे। फिलहाल मैं एक ओवरव्यू दे दिया हूँ कि सेल इस तरह से होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसमें एक्टिविटीज़ करने की। सेल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। जैसे ये लोग प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अपने जो लाइजोसोम है, लाइजोसोम खुद सुसाइडल बैग कहा जाता है, तो ये अपने एंजाइम को सिंथेसाइज करता है। तो इस तरह से काम चलता रहता है। और ये जो बाहर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, सेल मेम्ब्रेन, इसको भी, मेम्ब्रेन को बनाने में भी उनको एनर्जी चाहिए होता है, लिपिड चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो ये सब हम लोग जो हमारा फूड खाते हैं और फूड जो ब्लड से जाता है वो सब इसको फुलफिल करता है। तो इतना था। और ये पता है आपको कि सेल का जो है वो फंक्शनिंग कर रहा है राउंड द क्लॉक। वो चाहे हम लोग स्लीपिंग कर रहे हो, ईटिंग कर रहे हो, रेस्टिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो। और रनिंग कर रहे होते तो सेल को ज़्यादा चाहिए होता है। अब उसी तरह से कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी, और एनर्जी की वजह से ऑक्सीजन। तो ये था, ये है यहाँ पे कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का और टू द सेल होता है, ब्रेक डाउन होता है। जो भी हम लोग जो कॉम्प्लेक्स चीज़ खाते हैं, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये सब तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है। फैट ग्लिसरीन में हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में हो जाता है, स्टार्च ग्लूकोज में होता है। और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके क्या क्या बनाता है, एक आपका एरोबिक में रहेगा प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो आपका बनाएगा CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और विदाउट ऑक्सीजन में क्या करेगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। ये हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये जो ऑक्सीजन है, एयर मतलब एरोबिक,
और विदाउट एयर है तो एनारोबिक। ठीक है, तो एयर के साथ में प्रेजेंस में आपका रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको एरोबिक, और विदाउट एयर तो एनारोबिक। ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो एरोबिक में क्या हो रहा है, ग्लूकोज को तोड़ रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। देखिए हम लोग एनारोबिक में क्या कर रहा है, एनारोबिक में ह्यूमन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को तोड़ रहा है, लैक्टिक एसिड मिल रहा है और एनर्जी मिल रहा है। तो ये जो वाटर और CO2 था उसका लैक्टिक एसिड बन जा रहा है, ये था। अब क्या रेस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमन ही करते हैं क्या? रेस्पिरेशन सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो सारे करते हैं रेस्पिरेशन। जैसे ईस्ट है, तो ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में स्पेशली है ना कि ये एनारोबिक ही करता है, इसमें एरोबिक नहीं होता है। आप घर में देखे होंगे कि जब हम लोग कभी इडली या डोसा बनाते हैं तो फर्मेंट करने के लिए डाल देते हैं, उसमें ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ये जो आपका उसमें फूड है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करेगा सीधा सीधा अल्कोहल में। ग्लूकोज को किस में करता है, अल्कोहल में और CO2 में। अब CO2 जो होता है वो डफिंग टाइप का एक फ्लफ़ी स्ट्रक्चर देता है। आप बेकिंग इंडस्ट्री में जितने सारे आपके केक बनाए जाते हैं उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट से क्या होता है कि एक फ्लफ़ी स्ट्रक्चर देता है, और ईस्ट का प्रयोग आप देख सकते हैं वाइन बनाने में, अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को, ग्लूकोज ही फूड है ना, सिंपल शुगर है, तो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में आपको ब्रेक डाउन करेगा। ह्यूमन का हम लोग देख लिए, लैक्टिक एसिड और ये एनर्जी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस में। देखे थे क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, ये तो हम लोग देख चुके। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज चाहिए और एयर चाहिए, और इसी एयर को ये ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एयर चाहिए होता है किसी भी सेल को, और इसी एनर्जी को, इसी एयर को पूरा करने के लिए हम ब्रीथिंग फास्ट कर देते हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं। एयर की बात की हम लोग, तो एयर जो है, एयर में सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी है, एयर में तो आपका नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन मिलेगा, आर्गन मिलेगा, सारे गैस है ना। तो मेनली यदि बात करें तो 78% तो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद 21% के लगभग में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद CO2 भी है, CO2 0.04% है। तो ये सारा गैस जाता है। नाइट्रोजन को तो कोई मतलब नहीं है, नाइट्रोजन आपका एकदम से अक्रिय गैस की तरह काम करता है, वो इंटर करेगा और एक्सेल होगा, इनहेल होगा, एक्सेल होगा। बात रह जाता है आपका इसमें ऑक्सीजन में और CO2 में। जब हम लोग ये इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के समय ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में होता है वो कितना 21% रहता है और 0.04% रहता है। वही जब एक्सेल करते हैं ना तो ये 5% के लगभग में ये जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम कर जाते हैं। हम लोग एक्सेल कितना करते हैं 16.4, ठीक है, ये ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, और CO2 को कितना एक्सेल करते हैं 4.4। ये हम लोग देखेंगे। आप ये देख सकते हैं जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम जैसे काम करता है। फर्स्ट तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेने के बाद पहले फेरिंग्स आता है, उसके बाद लैरिंग्स आता है, और ये जो है इसको ट्रैकिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया, याद रखिएगा। अभी एक ब्रांच है ना, आप ट्री ले लीजिए, ये ट्री हो गया, ट्री में एक ब्रांच हो गया और ब्रांच में भी ब्रांच हो गया, ये तो ट्री, ट्रैकिया, ट्रैकिया के ब्रांच और ब्रांच के ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स के जो फल होता है फ्रूट्स को एल्वोलाई, एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या होता है, एल्वोलाई यहीं पे एक्सचेंज होता है। एल्वोलाई में ही आपका CO2 और जो O2 है ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये हमारा ब्रीथिंग सिस्टम। फर्स्ट मैंने क्या किया, क्या कहे कि नाक से सांस लेते हैं, ये ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया के बाद आपका ब्रोंकी में जाएगा, और ब्रोंकी के बाद ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, और ब्रोंक्यूल्स के बाद आपका एल्वोलाई में जाएगा, और एल्वोलाई में आपका क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये जो होता है ये इसे डायाफ्रेगम कहते हैं। डायाफ्रेगम में ये अप्स एंड डाउन्स होता है। जब हम लोग, अब आपको पता होगा कि अप्स एंड डाउन्स क्या होगा, कब होगा, तो
इसका सिंपल है कि जब हम लोग एक्सेल करेंगे, जब इसमें हवा भर जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, और जब इसमें से हवा निकल जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अप्स कब होता है? अप्स तब होता है जब हम लोग एक्सेल करते हैं, और डाउन कब होता है? जब हम लोग इनहेल करते हैं। और वही यहाँ पे एक रिब केज होता है, ये जो हमारा लंग्स है इसके आगे रिब केज होता है। तो रिब केज अप्स एंड डाउन्स कब करेगा? तो ये बिल्कुल डायफ्रागम के अपोजिट होता है। ये आपको पता है कि इसके अंदर जब हवा भरेगा ये लंग्स के अंदर तो ये अप होगा, ठीक है। ये क्या हो रहा था? जब हवा भरा था तो डाउन हो रहा था, और ये क्या हो रहा है? अप हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देता है कि आप जब इनहेल करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इनहेल कर रहे हैं तो हमारा जो डियाफ्रेगम है ये क्या कर रहा है? ये डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है। और ये वही जो रिब केज है, रिब केज क्या कर रहा है? अप हो रहा है। और इसी का एक्सेल करेंगे तो इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सचेंज प्रोसेस का कहाँ से होता है? ये एल्वोलाई में होता है। एक्सचेंज प्रोसेस कंसंट्रेशन और ऑस्मोसिस पे होता है, वो हम लोग आगे देख लेंगे। अब इनहेल में हम लोग कितना करते हैं? 21% ऑक्सीजन लेते हैं, मैंने बताया आपको 21% ऑक्सीजन, और हमारा जो इन्वायरमेंट में जो CO2 का मात्रा रहेगा उतना ही तो इनहेल कर पाएंगे, 0.04% है, ठीक है। जब एक्सेल करते हैं तो ऑक्सीजन कुछ हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? सेल के पास चला जाता है, और हम लोग वापस कितना छोड़ते हैं? 16.4। और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से आया रहता है वो मिला के कितना हो जाता है? 4.4। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 16.4 एंड 4.4 हो गया। अब आगे देखते हैं ब्रीथिंग का जो रेट है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है ना कि प्राणायाम करो और जो योगा करो, योगा में सांस लेने वाला जो योगा होता है, अनुलोम विलोम करो। तो अनुलोम विलोम करने का क्या मतलब है? वो इसलिए बोला जाता है ना कि हम लोग जब वो ब्रीथिंग वाला एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो कैविटी है लंग्स का कैविटी एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करेगा तो ऑक्सीजन इनहेल मतलब ऑक्सीजन उसमें स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा, और जितना ज़्यादा ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा उतना ज़्यादा सेल में जाएगा, और जितना ज़्यादा सेल में जाएगा उतना एनर्जी हम लोग बना पाएंगे, और जितना ज़्यादा एनर्जी बना पाएंगे उतना हम लोग एनर्जेटिक रहेंगे। तो इस तरह से तो आप दिन भर यदि एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम करिए, अच्छा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाएगा बॉडी में, और वो एनर्जी में कन्वर्ट ज़्यादा तेज करेगा। तो ये कंसेप्ट था। अब क्या होता है कि रेस्पिरेशन, मैंने बताया कि एक ईस्ट का स्पेशल एग्जांपल दिया। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट क्या कर रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिकली ही रेस्पिरेशन करता है। जैसे ह्यूमन है ना, एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह से, लेकिन ये इसका रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन के ही होता है। ये क्या करता है? ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में ब्रेक कर देता है, और प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जब करता है तो ये फ्लफ़ी बनाता है हमारे कोई भी जो भी पार्ट्स होता है, कुछ भी फूड का पार्ट होता है तो उसे फ्लफ़ी बनाता है। और वही अल्कोहल का यूज हम लोग अल्कोहल इंडस्ट्री में करते हैं। अब कुछ एनिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये आपको पता होगा क्या है? ये कॉकरोच है, ये ग्रास हॉपर है, और ये आपका अर्थवर्म है, ये फ्रॉग है, और ये फिश है। इनको इसलिए ले रखे हैं इधर क्योंकि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है, ब्रीथिंग का सिस्टम है, वो अलग है। ब्रीथिंग अलग तरीके से करते हैं। हम लोग ब्रीथिंग के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसके अंदर क्या है ना कि इसके अंदर यहाँ पे बॉडी के पॉइंट इस तरह से होता है, और इसको क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स कहते हैं। ये स्पाइरिकल्स एक ट्यूब से जुड़ा होता है, और ट्यूब को ट्रैकिया कहा जाता है। बस इतना सिंपल है, इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये ग्रास हॉपर में बस उसी तरह से होता है, इसके बॉडी में भी उसी तरह से ट्रैकिया एंड स्पाइरिकल्स होते हैं। इसका स्पेशल है, ये क्या करता है? ये स्लिमी है, इसका बॉडी देख रहे हैं, ये अपने स्किन से वो करता है, ब्रीथिंग करता है। स्किन से हवा इधर से आएगा जाएगा, इधर आएगा जाएगा, इधर से आएगा जाएगा।
फिश का स्पेशल है गिल्स। यहाँ पे ये गिल्स जो होता है, गिल्स जो है ये स्किन का प्रोजेक्शन है, ये कोई बोन वगैरह नहीं, ये स्किन का प्रोजेक्शन बोला जाता है। तो ये गिल से लेता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, इसको छानता है, वाटर आता है, इसको क्या करते हैं ये लोग, फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक कर लेते हैं। देखेंगे ये देखिए ये कॉकरोच है, कॉकरोच का ऊपर का हम निकाल दिए हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट पॉइंट, ये स्पाइरकल्स है, और ये जो ट्यूब है अंदर इसको ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, अब वही अर्थवॉर्म के बारे में देखें तो अर्थवॉर्म के बारे में देखिए, ऊपर से ऐसे आता है ऑक्सीजन, CO2 एक्सचेंज करके चला जाता है। ये देखिए ऑक्सीजन इंटर कर रहा है, CO2 बाहर हो जा रहा है, स्किन से ही कर रहा है सारा काम। अब इनका मेढक जी का अलग सीन है। बचपन में क्या होता था कि कहीं कुएं में या फिर कहीं किधर भी मेढक दिख जाए तो उसके ऊपर हम लोग पत्थर मारते थे, और पत्थर मारने के बाद वो मेढक अंदर चला जाता था, और उसका वेट करते रहते बहुत देर तक कि वो अंदर से बाहर आएगा। बहुत देर तक वो आता नहीं था। वो क्यों नहीं आता था? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से सांस ले सकता है, ये 2 तरीके से अपना ब्रीथिंग कर सकता है। इसके अंदर लंग्स भी होता है और ये अपना स्किन से भी ब्रीथिंग करता है, तो दोनों तरह से। तो हम लोग जो वेट कर रहे होते थे तो वेट फालतू में कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जब पानी के अंदर चला जाता है तो पानी के अंदर ये अपने स्किन से भी कर सकता है ब्रीथिंग और अपने लंग से भी कर सकता है। तो ये फ्रॉग का स्पेशल केस है, और लंग्स भी इनके 2 ह्यूमन का जैसा होता है वैसा ही होता है। और ये आप देख सकते हैं ये गिल्स में कैसे वाटर से ये एयर को अपने ब्रीथिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स ब्रीथिंग प्लांट्स के अंदर होता है कि नहीं, ये लोगों के मन में भ्रांति रहता है कि प्लांट्स जो हैं, ऐसा बोला जाता है कि प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही देता है। फोटोसिंथेसिस में देखिए हम लोग कि फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा था कि ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, CO2 इनटेक कर रहा था और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। बट ब्रीथिंग में क्या होता है कि ब्रीथिंग तो चाहिए, और ब्रीथिंग में क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो लेंगे ही। तो प्लांट्स में भी ऐसा ही नियम है कि प्लांट्स का सारा पार्ट है ना वो इंडिपेंडेंटली, जैसे फोटोसिंथेसिस तो जहाँ पे क्लोरोफिल था वहीं हो रहा था, लेकिन ब्रीथिंग की बात है तो ब्रीथिंग तो सबको चाहिए, ये रूट को भी चाहिए, लीफ को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए। तो ये ब्रीथिंग सारे पार्ट्स करते हैं और सारे पार्ट्स इंडिपेंडेंटली करते हैं। ठीक है, उनको एक से किसी से मतलब नहीं है। तो वही काम करेंगे लोग भी ब्रीथिंग में, तो वही काम करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो CO2 तो ये भी रिलीज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि पेड़ पौधा आप लगाइए उससे इन्वायरमेंट क्लीन होगा, तो CO2 तो ये छोड़ ही रहे हैं। बट ऐसा इसलिए कहते हैं कि आप यदि नेट रिलीज देखिएगा तो आप CO2 जितना ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं, CO2 जितना कंज्यूम कर जा रहा है ये इन्वायरमेंट से, उतना CO2 ये रिलीज नहीं करता है, उससे ज़्यादा आपका O2 रिलीज करता है। वही अब ये ऐसा इस ये जो होता है ये डे में होता है, डे में होता है क्योंकि डे में फोटोसिंथेसिस होता रहता है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो एक तरह से ये O2 रिलीज कर रहे हैं, और CO2 भी ये जो ब्रीथिंग सिस्टम है CO2 भी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नेट आप देखेंगे तो O2 ज़्यादा रिलीज हो रहा है और CO2 कम रिलीज हो रहा है। जितना ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं उससे कम CO2 रिलीज कर रहा है। वही नाइट में बात करें, नाइट में बात करते हैं तो नाइट में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है। नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग होता है। अब नाइट में सिर्फ ब्रीथिंग कर रहे हैं तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज करते हैं। तो दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड इनका नेट में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रात में इनका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, आप सुने होंगे गाँव में पिपरा के भूत, पीपर के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। लोग बोलते हैं कि पिपरा पे भूत रहता है, वो ऐसा नहीं है, वो एक कहानी बना दिया गया था। वास्तव में ये है कि रात में ये पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रिलीज करती है वो ट्री, और वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये था प्लांट्स का ब्रीथिंग सिस्टम। अगला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 12 है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है।
तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, ये कोई भारी सब चैप्टर है नहीं, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है और कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है इसमें। तो देखेंगे हम लोग, फास्ट ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन अपने प्रजाति का कॉपी करना, अपनी प्रजाति की संख्या बढ़ाना रिप्रोडक्शन है। यदि प्लांट के संदर्भ में बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, उसका कॉपी कैसे हो सकता है। या तो आप सीड से देखे होंगे प्लांट बनते हुए, या तो आप देखे होंगे पार्ट से बनते हुए, जो पार्ट्स में आपका स्टेम आता है, स्टेम आएगा या स्टेम की जगह पे उसका बड आएगा, तो इस तरह से। और सीड तो आपका रहता ही है। तो दो तरीके से हो सकता है। तो जो सीड वाला है इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जो स्टेम पार्ट्स वाला है इसको आप वेजिटेटिव या असेक्सुअल कहते हैं। इसको सेक्सुअल क्यों कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीड बनता है, और सीड कैसे बनेगा, वो फर्टिलाइजेशन से बनता है। जो सीड है ये खुद अपने आप में एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो कैसे बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब 2 गैमेट्स मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब 2 गैमेट्स मिलेंगे। अब जब 2 गैमेट्स मिल रहे हैं तो सीधा बात है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। 2 गैमेट्स जैसे ही मिलेंगे तो वो जो रिप्रोडक्शन हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो जिसमें भी सीड है उसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाएगा। सीड अपने आप में ही एक एम्ब्रियो है। ठीक है, ये सिंपल था। अभी एक जो पार्ट्स होता है, ये पार्ट्स हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि सिर्फ स्टेम होता है, बट ये सिर्फ स्टेम नहीं होता है। इसमें आपके लीव्स भी होते हैं, लीव्स से भी प्लांट बनता है। लीव्स का एग्जांपल दे तो ब्रायोफाइलम होता है। ब्रायोफाइलम नाम एकदम से याद कर लीजिए इसको, ब्रायोफाइलम में होता है। और स्टेम के बाद कुछ बड से होते हैं, जैसे आपका एक और जो फॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्टेशन में ज़्यादा वेजिटेटिव मिलता है आपका। और दूसरी बात है कि वेजिटेटिव में जो उसका क्रोमोसोम होता है वो सेम होता है। मतलब जो डीएनए म्यूटेशन का है ना, वो चांसेज बहुत कम रहती है। वो डीएनए म्यूटेशन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाई रहता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। सम नीड्स पार्ट वेजिटेटिव, सम नीड्स सीड्स सेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल में सीड वाला सेक्सुअल हो गया, वेजिटेटिव असेक्सुअल हो गया। और वेजिटेटिव में आपका रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स ये सब आता है। एक रोज़ की बात करें वेजिटेटिव में, तो रोज़ में एक्सिल पाया जाता है। ये जो आपके रोज़ के पत्ते हैं यहाँ पे जो लगा रहता है उसको एक्सिल कहा जाता है, नियर लीव्स नोड, तो यहाँ से मिलता है। और पोटैटो आई से मिलता है। ब्रायोफाइलम का आप देख सकते हैं। टेक लेस टाइम इन प्रोपोगेशन, जो आपका वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव आपका फास्ट रेट से ग्रो करता है। और वही जो सीड वाला आप लगाएंगे, सीड टाइम लेगा मैच्योर होने में। ये आपका ब्रायोफाइलम में है। यहाँ पे ये पत्ती के कॉर्नर पे नया प्लांट बन जाता है, वो देखेंगे हम लोग। बडिंग क्या होता है? अभी ये बडिंग अब सिर्फ प्लांट का नहीं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा है कि जो ईस्ट है वो बडिंग से बनता है। बडिंग आप बुलबुले जानते हैं, और जैसे ही हम लोग कुछ चीज़ को फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं तो उसमें छोटा छोटा बुलबुला टाइप का बन जाता है और फ्लफ़ी हो जाता है। तो बुलबुला से आप बडिंग याद रखिए, बडिंग से आप ईस्ट याद रखिए। और जो फ्रेगमेंटेशन का काम होता है, फ्रेगमेंटेशन अलगाई में होता है। स्पाइरोगाइरा एक एग्जांपल है। अलगाई का बात करें तो आप जो ग्रीन आपका काई टाइप का रहता है ना, उसी को अलगाई कहते हैं। तो ये देखिए कैसे फ्रेगमेंट हो गया, और ये ईस्ट इधर से इधर 2 भागों में बढ़ जा रहा है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। स्पोर की बात करें तो स्पोर से 2 होता है, एक फंजाई मैंने बता रखा है और दूसरा फर्न एंड मॉस। ये जो प्लांट के प्रिमिटिव नेचर के हैं, ये पूरी तरह से प्लांट नहीं है, थैलमस हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका ब्रायोफाइलम है। इस तरह से ये इसके पत्ते होते हैं और यहाँ से न्यू प्लांट्स बन जाता है ब्रायोफाइलम का।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात किए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम पढ़े हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावर्स पढ़े हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावर्स में क्या करेंगे आप कि फ्लावर्स को तोड़ते जाएंगे, सबसे लास्ट में जो बचेगा ना, इसी को पिस्टिल कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है। पिस्टिल क्या होता है कि सबसे बीच में होता है पिस्टिल। और पिस्टिल में क्या क्या होता है? ये ट्यूब होता है, ट्यूब के बाद ये ओवेरी होता है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ये आप ये पढ़े हैं पिछले बार, तो फास्ट ही चलेंगे हम लोग। और जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन में क्या होता है? ये एंथर होता है और ये आपका फिलामेंट होता है। और इसमें क्या क्या होता है? एक स्टिग्मा होता है, ट्यूब होता है, ओवेरी होता है और ओव्यूल होता है। ठीक है। अब ये जो नीचे का पार्ट होता है ना, रिसेप्टल कहा जाता है इसे, रिसेप्टिकल्स। अब कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं और कुछ सेक्सुअल होते हैं। क्या होता है कि कुछ में ये जो है ये आपका मिलेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट्स ही मिलेगा, फीमेल पार्ट्स नहीं मिलेगा। तो यूनिसेक्सुअल होते हैं। जैसे में आपके कॉर्न हो जाएंगे, पपाया, ककम्बर, ये सब यूनिसेक्सुअल होता है। तो सुनते होंगे कि किसी ने नज़र लगा दिया पौधे में। गांव में होता है ऐसा कि कोई नज़र लगा दिया, इस वजह से पौधा मेरा इसमें फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है। कॉर्न या फिर पपाया कभी कभी ये मेल पार्ट्स आ जाता है सिर्फ, और कभी कभी फीमेल पार्ट्स आ जाता है। तो इस वजह से कोई कोई फ्रूट देता है, कोई कोई फ्रूट नहीं देता है। अब फ्रूट्स किस में मिलेंगे? फ्रूट्स तो उसी में मिलेंगे ना जिसमें फीमेल पार्ट होगा, जिसमें ओवेरी रहेगा, क्योंकि फ्रूट तो ओवेरी का ही बनता है। अब यदि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट रहेगा तो इसमें फ्रूट्स कहाँ से बनेगा? समझ गए आप? कुछ कुछ फ्लावर्स जो हैं, कुछ कुछ प्लांट्स हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे रोज़ है, मस्टर्ड है, पिटूनिया है। तो ये आपका बस एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, उतना ही जानेंगे। और जो पार्ट्स हैं फ्लावर्स के वो इस तरह से हैं। पहला तो आपका स्टिग्मा होता है, यहीं पे आपका जो पोलन ग्रेन्स है वो लैंड करता है। यहाँ से धीरे धीरे यहाँ आएगा और यहाँ पे जाके ऐसे यहाँ से फर्टिलाइज कर जाता है, और फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ से धीरे धीरे एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। तो ये तो आपका स्टिग्मा हो गया, ये ट्यूब हो गया, ये ओवेरी हो गया। ओवेरी के अंदर जाएंगे तो ओव्यूल मिलता है, और ये रिसेप्टिकल्स होता है। ये ग्रीनरी पार्ट जो किसी भी फ्लावर्स के नीचे देखेंगे तो ये पेटल्स होता है और ये सेपल्स होता है। इतना तो आपको पता है। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन में आपका जो ये मेल पार्ट एंथर और ये फिलामेंट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कोई वो बैठेगा, इंसेक्ट बैठेगा। यहाँ पे इंसेक्ट बैठने के बाद ये यहाँ जाएगा उड़ के। अब इंसेक्ट नहीं बैठेगा तब भी हवा, पानी किसी तरह से डिस्पर्सल हो सकता है। पोलन ग्रेन्स उड़ते रहते हैं, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है। कोई भी पोलन ग्रेन, यदि पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन होता है कि कोई भी पोलन ग्रेन कहाँ से निकलता है? वो आपका मेल पार्ट जो है फ्लावर्स का, ये जो एंथर है, फिलामेंट, यहाँ से निकलेगा। और या तो उड़ के चला जाएगा खुद से, या कोई इंसेक्ट इस पे बैठेगा तो उसके पैर में चिपक जाएगा और वो वहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे लैंड करेगा स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा से धीरे धीरे वो अंदर आ जाएगा और यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा। तो इस तरह से, तो जब सेम प्लांट होते हैं, एक ही प्लांट में, सेम प्लांट में आपका जब पॉलिनेशन हो तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब जहाँ पे दो प्लांट आएगा तभी पे, लेकिन पॉलिनेशन सिर्फ अपने ही टाइप के प्लांट में होता है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं, मैंगो का पॉलिनेशन गुआवा से हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैंगो का पॉलिनेशन हमेशा मैंगो के साथ ही होगा। तो यदि दो प्लांट्स हैं, 2 प्लांट्स हैं, तभी उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। एक प्लांट्स हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एक प्लांट्स के इस फ्लावर्स का जो पोलन ग्रेन है दूसरे फ्लावर पे चला जाए, दूसरे पे तीसरे चला जाए, वो कुछ भी हो, एक प्लांट है तो मतलब सेल्फ, और 2 प्लांट है तो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, उतना ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है हमें। आप ये देख सकते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन है और एक क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा 2 प्लांट्स जरूरी हैं। ये देखिए, पोलन ग्रेन्स कहाँ लैंड करता है? स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, वो ओव्यूल की तरफ मूव करता है
और वो जाइगोट बना लेता है। जाइगोट बनाने के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कि जैसे ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो ये जो एम्ब्रियो है ना, ये ओवेरी जो है, ओवेरी तो फ्रूट बन जाता है, और ओवेरी के अंदर जो छोटे छोटे होते हैं ये आपका सीड बन जाता है। क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। ठीक है, फ्रूट कौन सा बनता है? ओवेरी बनता है, और सीड कौन सा बनता है? ओव्यूल बन जाता है। अब हम लोग सीड डिस्पर्सल की बात करें तो सीड डिस्पर्सल बहुत बार ये होता है ना कि हम लोग देखते हैं किसी जानवर के पैर में लग के सीड डिस्पर्सल हो जाता है। सीड डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी होता है। सीड डिस्पर्सल इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सीड डिस्पर्सल से ही आपका जो प्लांट फॉरेस्टेशन है वो हो पाता है। अब फॉरेस्टेशन होने का एकमात्र कारण इसलिए हाथी को क्यों माना जाता है, कीस्टोन एनिमल क्यों माना जाता है? क्योंकि हाथी जब चलता है ना तो उसके पैर में बहुत सारे वो सीड्स लगे होते हैं। जिधर भी जाएगा वहाँ का सीड उसके पैर में लग जाते हैं, और उसका डिस्पर्सल बहुत दूर तक होता है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, वो लोग बहुत दूर दूर तक वॉकिंग करते हैं। तो इस वजह से अफॉरेस्टेशन में बहुत कंट्रीब्यूट करता है एलिफेंट। तो ये होगा कि सीड डिस्पर्सल होने में अपना एक सीड ऐसे भी होते हैं जो अपना डिस्पर्सल खुद से करते हैं। वो अपना डिस्पर्सल खुद से कैसे करते हैं? उनके अंदर किसी किसी सीड में हुक होता है। आप सीड देखे होंगे कि तरह तरह के सीड आपको मिलेंगे। कोई का सीड का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, बीन्स का सीड कुछ और होता है, मटर का सीड कुछ और होता है। तो वैसे ही कुछ स्पेशल टाइप के आपको सीड मिलेंगे, जैसे मैपल होता है, सनफ्लावर होता है, जैंथियम होता है। तो कुछ हुक्स होते हैं, कुछ में हेयर होते हैं, और कुछ में विंग्स होते हैं। तो विंग्स वाला हम लोग बात करें तो विंग्स आपका किस में होता है? वो आपका होता है ड्रम स्टिक में। ड्रम स्टिक और मैपल में जो होता है वो विंग्स होता है। और हुक जी एक से है, एक हुक जैसा है, तो जैंथियम में हुक्स मिलता है। ठीक है, और विंग्स किस में मिलता है? मैपल में मिलता है। विंग्स किस में है? ये ड्रम स्टिक और ये मैपल। और हेयरी किस में है? ये आपका MADA, मदार जिसको बोलते हैं, जो भी हो। एक कंसेप्ट और हम लोग बात कर लेंगे, वो है ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट के बारे में। ट्रू फ्रूट्स किसे बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट किसे बोलते हैं? तो आपको पता होगा, ऊपर हम लोग बात किए कि जो फ्रूट बनता है वो ओवेरी से बनता है। फ्रूट जो है ओवेरी से बनता है। ये इस तरह से जो फीमेल पार्ट्स होता है फ्लावर्स का, तो ये जो पार्ट है ये आपका फ्रूट बनता है। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। नीचे आपका एक ग्रीन कलर का कोट रहता है। ये ग्रीन कलर के कोट को क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल्स कहते हैं। और बहुत बार ये होता है ना कि ये ओवेरी सप्रेस हो जाता है और रिसेप्टिकल्स क्या होता है? ये ग्रो करने लगता है। ये होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ही, लेकिन यहाँ पे ओवेरी की जगह पे रिसेप्टिकल्स ग्रो करता है और यही फ्रूट बन जाता है। एप्पल के केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो एप्पल क्या होता है? ओवेरी से नहीं बनता, वो आपका बन जाता है रिसेप्टिकल से। इसीलिए ओवेरी से जो बनता है उसी को फ्रूट बोला जाता है, जो ओवेरी से नहीं बनता है उसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? एक एप्पल हो जाता है, और वही हाल स्ट्रॉबेरी के साथ भी है। स्ट्रॉबेरी भी वो ओवेरी से नहीं बनता है, ये भी बनता है आपका रिसेप्टिकल से ही बनता है। इसलिए ये भी फॉल्स फ्रूट, ये भी फॉल्स फ्रूट, दोनों फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे होता है, ये जो पेडिकल्स हैं और ये रिसेप्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पेडिकल्स और पेटियोल्स के बारे में मैंने बता रखा है, और ये आपका रिसेप्टिकल्स से ही आपका क्या बन जाता है? ये फ्रूट बन जाता है। ये जो पार्ट है ये वाला, ये आपका ये हो जाएगा। और जबकि वो ये जो ओवेरी है, ओवेरी बीच में आ जाता है। ओवेरी क्या करता है? बीच में आ जाता है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और ओव्यूल जो है ये सीड हो जाता है। समझ गए? अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन UPPCS BRPCS में पूछे गए हैं, तो देखते हैं। पहला है कि थ्रोम्बिन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड। तो आपको पता है थ्रोम्बिन किस में है? ब्लड क्लॉटिंग में है।
नेक्स्ट है किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम. परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा 90%. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी इन बॉडी. इम्यूनिटी इन बॉडी क्या है? टी लिम्फोसाइट, WBC. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बीटा सेल एंड टी सेल इन ह्यूमन बॉडी. वही आपका जो लिम्फोसाइट था, टी लिम्फोसाइट वगैरह, तो ये हो जाएगा आपका पैथोजन से प्रोटेक्ट करने में. एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ट्रू फ्रूट. एप्पल नहीं है, ये गलत है, गलत है, एप्पल हो जाएगा. एम्ब्रियो इज फाउंड. सीड एक एम्ब्रियो ही है. ये 2024 का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन स्टोमक. ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा. इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन ऑकर एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मैंने बोला आपको कि फंजाई में भी होता है और फर्न में भी होता है, दोनों इसका, इसलिए ये क्वेश्चन गलत था यूपीएससी का. ठीक है, दोनों सही है, फंजाई और फर्न दोनों होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी. मैक्सिमम एनर्जी कौन देगा उसमें, उसी में मिलेगा जो एनर्जी कौन कौन देता है, कार्ब और फैट देता है. तो कार्ब और फैट ये हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका विटामिन्स है एंड इसका साइंटिफिक नेम है. तो हमें पता है हमारा जो ठीक है थोड़ा न्यू पेंट पर बसा. थोड़ा थायामीन, B1 थायामीन आपका हो जाएगा. उसके बाद B2 रास से हो जाएगा राइबोफ्लेविन. B6 से पता है पायरोडॉक्सिन होता है. और B12 आपका कोबालिम हो जाएगा. कैल्सीफेरोल किसको कहते हैं, D को. कैल्शियम D से. तो ये हो गया, इतना हो गया. थैंक यू. और किसी को नोट्स चाहिए होगा तो वो मेरे टेलीग्राम पे आपको ये जो आपके बायोलॉजी के हैं वो सारे नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे. चाहिए होगा तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं.